साथियों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अनामिका और दर्शकों, हर बार की तरह इस बार भी हम आपके लिए कुछ खास और नई जानकारी लेकर आए हैं। और आज जो हमारे कार्यक्रम का विषय है मुर्गी पालन के क्षेत्र में संभावनाएं, और आज इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर वैशाली खरे जी, जो कि प्रभारी अधिकारी हैं AICRP जबलपुर से। तो मैम, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो दर्शकों, चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम की। तो मैम, मेरा सबसे पहला सवाल जो है आपसे ये है कि जैसे कि गर्मियों का मौसम आ गया है, तो इस समय पशुपालक भाइयों को मुर्गी पालन के क्षेत्र में जो है क्या समसामयिक कार्य किए जाने चाहिए, आप इस संबंध में जानकारी दें। जी अनामिका जी, बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा और हमारे जो वार्तालाप की शुरुआत की। तो अभी गर्मियां आ रही हैं, तो गर्मियों में क्या होता है कि जिस तरह से हम इंसानों में देखते हैं कि हमें गर्मी लगना शुरू हुई है तो हम स्वेटर्स पहनना बंद कर देते हैं। तो मुर्गियां हैं, हमने स्वाभाविक से आते हमारे जो मुर्गी पालक भाई बहन हैं, उन्होंने जो मुर्गी आवास है उसको ढक दिया होगा गर्म पर्दों से, तो उसको हमें हटा देना है। साथ साथ में हमें जो मुर्गियों में जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, जब टेम्परेचर हमारा जो बहुत बढ़ जाता है, तो जिस तरह से हम लोग ग्लूकोज पीते हैं, हम लोग नींबू पानी पीते हैं, उसी तरह से हमें मुर्गियों में भी इलेक्ट्रोलाइट जो पानी में है, उनके इलेक्ट्रोलाइट जो नमक और गुड़ है, ये बढ़ा देना चाहिए, ताकि जो है उनको गर्मियों में अनुकूलन हो जाए, उनका जो शरीर है उस तापमान को सहने के लिए सक्षम हो जाए और उनका उत्पादन है, चाहे वो अंडों का उत्पादन हो या मांस का उत्पादन हो, वो प्रभावित ना हो। तो ये हमें काम करने चाहिए। साथ साथ में हमें, यदि हम जो मुर्गियों को अपने ज़मीन पे पाल रहे हैं, एक जो पैन होता है मुर्गियों का, उनमें रख रहे हैं, तो हमें ध्यान देना चाहिए कि उसमें मुर्गियों की संख्या ज़्यादा ना हो, क्योंकि ठंड में तो क्या होता है, ज़्यादा मुर्गियाँ रह जाती है तो उनको अच्छा लगता है, साथ साथ में रहने में गर्माहट मिलती है। लेकिन गर्मियों में वही चीज़ जो होती है, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका उत्सर्जन हो रहा है, उनके मल का उत्सर्जन हो रहा है जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड है, और उससे क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ता है उनके आवास का। तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि जो मुर्गियों की संख्या एक पैन में है वो बहुत ज़्यादा ना हो, जिससे कि उन पे गर्मियों का प्रभाव ना पड़े। तो मैम, जैसे कि हम अभी मौसम की बात कर रहे हैं, तो जैसे कि अचानक मौसम चेंज होता है आजकल, अचानक ठंड, कभी गर्मी स्टार्ट हो जाती है। तो जैसे कि गर्मियों का मौसम आ रहा है, तो कई मुर्गियों में कई तरह की बीमारियां देखने को मिलती हैं। अगर एक मुर्गी बीमार होती है तो अन्य मुर्गियां बीमार होती है, जिससे काफ़ी मुर्गियों की हानि होती है। तो मुर्गी पालक भाई पहले ही जागरूक हो जाएं, तो क्या क्या उनको सावधानी बरतनी चाहिए, आप इस संबंध में बताएं। हाँ नामिका जी, आपने बहुत अच्छा समसामयिक क्वेश्चन किया, क्योंकि ये जो समय है फरवरी से लेकर अप्रैल तक का, इसमें क्या हो रहा है, हमारा धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ रहा है, तापमान जो है उसमें वृद्धि हो रही है। तो उस तापमान में जो वृद्धि हो रही है, तो उसकी वजह से जो हमारे विषाणु हैं वो सक्रिय हो जाते हैं, क्योंकि उनको यही वातावरण चाहिए है। तो इस समय जो बर्ड फ्लू, आपने बहुत ही कॉमन नेम है जो आपने सुना होगा, सब लोग बोलते हैं, जो छूत की बीमारी मुर्गियों में आती है, तो वो इसी जो मौसम में आती है। तो उस समय हमें जैव सुरक्षा की तरफ ध्यान देना चाहिए। हमें क्या है, जैसे आपने अभी हमारे जो पोल्ट्री फार्म में उसमें देखा ही होगा कि हमने हर तरफ चूना बिछाया हुआ है। तो ये चूना इसलिए बिछाया गया कि कोई भी यदि आता है तो चूना एक जो उनके लिए है, ये रिस्ट्रिक्शन का, जो वायरस के रिस्ट्रिक्शन का काम करता है। तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि जो हमारे पास कोई भी बाहर से व्यक्ति ना आए, क्योंकि वो अपने साथ मुर्गियों के विषाणु ला सकता है, जिससे हमारी मुर्गियां प्रभावित हो सकती है। क्योंकि मुर्गियां हम एक साथ रख रहे हैं, तो क्या होता है, एक से दूसरे जो मुर्गियों में बीमारी है, एक से दूसरे मुर्गियों में बहुत जल्दी फैलती है। हमें एक मुर्गी में लक्षण दिखे बीमारी के, जो ये बर्ड फ्लू होता है, ये मुख्य रूप से जो श्वसन तंत्र का की बीमारी है। तो ये जो बीमारी है, ये इसके हमें जैसे लक्षण दिखने शुरू हुए, तो हमें जो मुर्गियां हमें बीमार दिख रही हैं उन्हें हम अलग करते जाएं।
ताकि दूसरी मुर्गियों में ये बीमारी ना हो। तो जी। इस तरह से, और जब हमें अपने जो में पशु चिकित्सक हैं उनकी हम मदद लें, उनके पास उनका जो मल है, उनका जो म्यूकस जो उनके नाक से स्राव निकल रहा है उसकी जांच करवाएं, तो उससे पता चल जाएगा कि क्या मुर्गियों में हमारी ये बीमारी है। और यदि हमें पता चलता है तो हमें सरकार के नियमों के हिसाब से उनका जो निष्पादन करना चाहिए, ताकि जो और दूसरे में मुर्गियों में ये बीमारी ना फैले। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि किस तरह से सावधानियां बरतनी चाहिए। और जैसा कि मैम एक बात है, आजकल बैकयार्ड मुर्गी पालन ये शब्द बहुत सुनने को मिल रहा है, तो आखिर ये क्या है और इसका क्या महत्व है? अच्छा अनामिका जी, बैकयार्ड जैसे मुर्गी पालन की आपने बात की, तो मुर्गी पालन दो तरीके से होता है। एक तो व्यावसायिक कमर्शियल, जिसमें कहते हैं हम जो हमारे मुर्गी पालक भाई हजारों की संख्या में मुर्गे मुर्गियां रखते हैं, उनसे मांस और अंडों का उत्पादन करते हैं। दूसरा जो हमारा होता है बैकयार्ड, जो कि आजकल बहुत ही प्रचलित टर्म है, हमारे छोटे ग्रामीण युवक युवती जो कि जिनके पास बहुत ज़्यादा लागत नहीं है, जिनके पास बहुत ज़्यादा जगह नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं, हमारी मुर्गियों को 10, 20, 25, 50 मुर्गियों को अपने घर के में ही जो आसपास का आंगन है उसमें वो मुर्गियों को पाल सकते हैं। तो यही जो व्यवस्था है या मुर्गी पालन की यही जो तकनीक है वो बैकयार्ड मुर्गी पालन कहलाती है। तो मैम ये बहुत ही अच्छा आइडिया है उन किसान भाइयों के लिए जिनके पास बहुत ही सीमित क्षेत्र है और बहुत ही सीमित पूंजी है। जी। तो जी हाँ, अगला सवाल मैम मेरा आपसे ये है कि जैसे कि अभी हम बात करें टीकाकरण के बारे में, तो आप इस संबंध में हमारे किसान भाइयों को थोड़ी जानकारी दें कि टीकाकरण कितना आवश्यक है। देखिए, जिस तरह से रोगों का हम बोलते हैं कि रोगों का जो बचाव है वही उनकी सुरक्षा है, तो जो हम बोलते हैं ना, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो हमें यदि हम टीकाकरण है, हम यदि जो मुर्गियों की हमें बीमारियां जो हैं उनका हम पहले से ही टीकाकरण कर लेंगे, तो हमारी मुर्गियों में यदि वो बीमारियां आएंगी तो वो उसके लिए सतर्क रहेंगी, उनके जो शरीर है, उनका जो रक्षा तंत्र है वो उसके लिए मजबूत रहेगा और वो उन मुर्गियों में वो रोग नहीं होगा। तो इस तरह से जो टीकाकरण में यदि हमने जो इन्वेस्टमेंट किया, हमने थोड़ी सी लागत लगाई है, तो वो टीकाकरण के माध्यम से मुर्गियों में वो रोग होगा ही नहीं और हमारी जो मुर्गियाँ सुरक्षित रहेंगी और हमें उनसे उत्पादन भी मिलता रहेगा और हमें कोई भी मुर्गी पालन में हानि नहीं होगी। तो टीकाकरण एक बहुत ही अच्छा उपाय है अपनी लाभ को मुर्गी पालन में बढ़ाने का। जी। दर्शकों, वक्त हो चला है एक ब्रेक का, तो मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। दर्शकों, ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम कृषि दर्शन में। और आज हम बात कर रहे हैं मुर्गी पालन के क्षेत्र में संभावनाओं के बारे में। तो चलिए हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो मैम, जो छोटे स्तर पर जो किसान हैं जो मुर्गी पालन का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो क्या उनके लिए सरकार द्वारा कोई ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाती है? जी बिल्कुल, हमारी जो सरकार है वो उनका यही उद्देश्य है कि किस तरह से स्वरोजगार की तरफ युवाओं को बढ़ाया जाए। तो इसके लिए जैसे हमने अभी बात की थी बैकयार्ड, तो जो हमारे जो इच्छुक युवक युवतियां हैं, ग्रामीण हों या वो शहरी हों, तो वो हमसे यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर जो साल भर है प्रशिक्षण चलता रहता है। 3 दिवसीय हम उनको प्रशिक्षण देते हैं, हम उनको 5 दिवसीय प्रशिक्षण देते हैं और इस प्रशिक्षण में हमें उन्हें सैद्धांतिक और प्रायोगिक दोनों तरह की हमें उन्हें शिक्षा देते हैं कि किस तरह से वो मुर्गी पालन शुरू करें। उसके साथ ही जब ये यहाँ पर प्रशिक्षण प्राप्त कर लेते हैं तो हम उनको उसके लिए उन्हें प्रमाण पत्र भी देते हैं। ये प्रमाण पत्र उन्हें सरकार की जो विभिन्न लोन की सुविधाएं हैं, जो सब्सिडी हम कहते हैं, उसके लिए बहुत ही आवश्यक होता है। साथ साथ में यहाँ पर हमारे जो प्रक्षेत्र में है, आपको फर्टाइल एग्स यानी निषेचित अंडे जिनसे कि चूज़े निकलेंगे, साथ में 1 दिन के चूज़े, 10 दिन के चूज़े और बड़े चूज़े, मुर्गे मुर्गियाँ आपको सब उपलब्ध हैं। तो हमारे जो कृषक भाई बंधु हैं वो 1 भी मुर्गी ले जा सकते हैं, चूज़े ले जा सकते हैं, 10 भी ले जा सकते हैं, उनकी उससे
और वो उसको बढ़ा सकते हैं जी। साथ साथ में समय समय पे जैसे भी हमसे वो प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं, तो हमें समय समय पे हम उनको मुर्गी पालन से संबंधित जानकारियां देते रहते हैं। उनमें यदि उनको कोई प्रॉब्लम हो रही है कि उनकी मुर्गियां में कुछ रोग दिख रहे हैं उनको, या उनका उत्पादन ठीक नहीं आ रहा है, वो क्या कर सकते हैं, उसके बारे में हम उन्हें समय समय पर उनको पूरी तकनीकी सहायता और ज्ञान देते रहते हैं। तो मैम आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और आज मुर्गी पालन के क्षेत्र में बहुत अच्छा भविष्य बनाया जा सकता है। अगर आपके पास बहुत ही सीमित क्षेत्र है और सीमित पूंजी है तो आप तब भी बहुत अच्छा व्यवसाय कर सकते हैं। बिल्कुल। किसान भाइयों, अगर आप भी अतिरिक्त आमदनी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप भी मुर्गी पालन करके बहुत अच्छी आय प्राप्त कर सकते हैं। और अभी हमने बात की डॉक्टर वैशाली खरे जी से, तो डॉक्टर साहिबा आपने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अनामिका जी, और मैं अपने कृषक भाई बंधुओं को भी धन्यवाद देती हूँ। तो दर्शकों, आपने देखा और जाना कि आज मुर्गी पालन के क्षेत्र में आप बहुत अच्छा भविष्य बना सकते हैं। बस आप समय समय पर जो समसामयिक कार्य हैं उन्हें करते रहें और निरंतर आगे बढ़ते रहें। साथियों, कृषि दर्शन के इस अंक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं अनामिका और आज हम बात कर रहे हैं मुर्गी पालन के क्षेत्र में संभावनाओं के बारे में। और अभी हमारे साथ हैं डॉक्टर गिरिराज गोयल जी, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पोल्ट्री साइंस नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर में प्रमुख हैं। तो गोयल सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैडम। तो सर, हम आपसे ये सवाल करना चाहेंगे कि अगर हम मुर्गी पालन के क्षेत्र में संभावनाओं की बात करें तो इस क्षेत्र में क्या क्या संभावनाएं आप बताएं। नमस्कार किसान भाइयों, जैसा कि मैडम ने पूछा कि क्या संभावनाएं हैं, मैं आपको इस बारे में अवगत कराना चाहूँगा कि वर्तमान में मुर्गी पालन स्वरोजगार के लिए एक बहुत बड़ा आय का साधन के रूप में उभर रहा है। और जिस प्रकार की हमारी सरकार, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विचार है, उनका सपना है कि हमारे किसानों की आय दुगनी हो, तो उसके लिए मुर्गी पालन एक बहुत बड़ा स्रोत बन सकता है। और उसमें कई नए आयाम उभर कर सामने आ रहे हैं, जिनका उपयोग करके हमारे किसान भाई अपनी आय को निश्चित रूप से दोगुना कर सकते हैं। कृषि की आय के साथ में जो सप्लीमेंट्री इनकम है, जो पूरक आय है, उसके रूप में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए हम कई नवीन तकनीकियों का इस्तेमाल करके अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि किस तरह से आय को बढ़ाया जा सकता है। सर, जैसा कि आजकल ग्राहक बहुत जागरूक हो गए हैं, तो जैसे कि जैविक को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो इस संबंध में आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए। आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा मैडम। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी एक बहुत बड़ा मिशन है प्राकृतिक खेती। उसी मिशन के आधार पर हम प्राकृतिक मुर्गी पालन, जिसको जैविक मुर्गी पालन भी आप कह सकते हैं, उस पर सरकार बहुत ध्यान दे रही है। और महत्वपूर्ण बात है कि ये प्राकृतिक मुर्गी पालन हमारी मुर्गियों के लिए, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, और उसको उपयोग करने वाले जो कंज्यूमर हैं, उपभोक्ता, उनके स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है। लेकिन इसके पहले जब हमारे किसान भाइयों को मैं यहाँ पर उसकी कुछ बेसिक मूलभूत जानकारियाँ देना चाहूँगा। अगर आप जैविक मुर्गी पालन में जाना चाहते हैं तो आपको कुछ मूलभूत नियमों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले जैविक मुर्गी पालन के लिए जो मुर्गी पाली जाती हैं वो देसी नस्ल की मुर्गी होना चाहिए। जो बाज़ार में व्यावसायिक मुर्गियाँ पाली जाती हैं, वाइट लेगॉन और बैंकोब या दूसरे नस्ल के मुर्गे, ब्रायलर, वो जैविक मुर्गी पालन के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो आप देसी नस्ल कड़कनाथ, नर्मदा निधि, असील या कोई और नस्लें, बनराजा, गिरिराजा, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा मूलभूत नियम, चूँकि मुर्गी का जो मूलभूत नेचर है वो है कि वो खुले में रहे, तो आपको मुर्गियों को एक ओपन सिस्टम में रखना चाहिए, जिससे कि उनमें स्ट्रेस ना हो और उनका उत्पादन पूरी गुणवत्ता से भरा हुआ हो। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि उनको जो दिए जाने वाला आहार है, उसका उत्पादन में किसी भी प्रकार के पेस्टिसाइड और केमिकल का इस्तेमाल ना हो। उसके लिए आप उनको, जैसे उनके आहार में मुख्य रूप से मक्का और सोयाबीन की खली और चावल की कनकी का इस्तेमाल होता है, तो इनका उत्पादन आप जैविक खाद के द्वारा करें, गोबर की खाद के द्वारा करें, तो उसकी गुणवत्ता भी रहेगी और उसमें जो केमिकल और पेस्टिसाइड के दुष्प्रभाव हैं वो भी नहीं आएंगे, जो हमारे उपभोक्ताओं को भी नुकसान नहीं करेंगे। चौथा जो महत्वपूर्ण नियम है वो है कि इनमें जो ज़्यादातर देखेंगे आपकी देसी मुर्गियों इसलिए ली गई क्योंकि ये बीमार कम होती हैं। लेकिन अगर किसी कारण से मुर्गियों में कोई बीमारी आती भी है
तो उसके इलाज के लिए एलोपैथिक दवाइयों का इसमें प्रतिबंधित है। इसके लिए आप ज़रूरत पड़े तो होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक दवाइयाँ या फिर अपनी हर्बल देसी नुस्खों से मुर्गी का इलाज करें। तीसरा, इसमें वैक्सीन का कम से कम इस्तेमाल करें। ज़रूरत पड़ने पर केवल रानीखेत का वैक्सीन, जो एक प्रमुख बीमारी है मुर्गियों की, उसका इस्तेमाल करें। आप जब किसान भाई इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे अपने मुर्गी पालन में, तो निश्चित रूप से आपकी जो मुर्गी है वो प्राकृतिक मुर्गी कहलाएगी। इसको सर्टिफाई करने के लिए, इसको प्रमाणित करने के लिए सरकार की एजेंसियां हैं, वो आपको इसका प्रमाण पत्र देंगी। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा अगर मैं देखूं व्यावसायिक रूप से ये होगा कि आपका जो उत्पाद है उसकी कीमत आपको दुगने से 3 गुना प्राप्त होगी। अगर बाज़ार में व्यावसायिक मुर्गी का अंडा 5 रुपये का है तो प्राकृतिक या ऑर्गेनिक रूप से पैदा किए हुए अंडे की कीमत 10 से 15 रुपये आपको प्राप्त होगी, जिससे निश्चित रूप से आपकी आय, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि दुगनी, वो निश्चित रूप से होगी। लेकिन इसके लिए आपको जो मैंने बताया उन नियमों का पालन करना पड़ेगा। तो आपने गोयल साहब बहुत अच्छी जानकारी दी। और मुर्गी पालक भाइयों, अगर आप जैविक मुर्गी पालन को बढ़ावा देते हैं तो निश्चित रूप से आपकी आय 3 गुना बढ़ सकती है। दर्शकों, वक्त हो चला है एक ब्रेक का, तो मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। दर्शकों, ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम कृषि दर्शन में। और आज हम बात कर रहे हैं मुर्गी पालन के क्षेत्र में संभावनाओं के बारे में। तो चलिए हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो सर, थोड़ा सा आप जैसे कि आहार व्यवस्था के बारे में बात कर रहे थे, तो आप बताइए, थोड़ा आहार व्यवस्था के बारे में बताएं। निश्चित रूप से मैडम, आहार में भी अभी बहुत परिवर्तन आ रहे हैं। जैसे कि मुर्गियों में अभी, जैसे वर्तमान में वातावरण बदल रहा है, क्लाइमेट चेंज एक बड़ा विषय बन गया है और हम उसके दुष्परिणाम और उसके प्रभाव देख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो परंपरागत हमारी खेती है उसमें कई सारे जो अनाज हैं, जैसे मक्का, इसका भाव, इसका जो बाज़ार में भाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी वर्तमान में मक्का का भाव 28 रुपये किलो तक पहुंच गया है, जो पिछले साल 22 रुपये किलो था। तो ऐसी स्थिति में मुर्गी के दाने में मुख्य रूप से मक्का का इस्तेमाल होता है, सोयाबीन की खली का इस्तेमाल होता है। तो ऐसी जो चीज़ें हैं, इनका भाव चूँकि मार्केट में बढ़ रहा है, किसान भाइयों के दाने में इसकी मात्रा ज़्यादा रहती है, तो उससे उनका। सर, और चलते चलते हम आपसे गवर्नमेंट की योजनाओं के बारे में जानना चाहेंगे, और अगर कोई गवर्नमेंट किसी तरह की सब्सिडी देती है तो वो भी आप हमें इस संबंध में जानकारी दें। बिल्कुल। तो पहले मैं जो बात कर रहा था आहार, तो आहार में अभी कई जो लोकल लेवल पर, स्थानीय स्तर पर जो दाना, जो अनाज उपलब्ध है, उनका भी इस्तेमाल हम दाने में कर रहे हैं, जिससे कि जो जैसे मक्का किसी क्षेत्र में पैदा नहीं होता है, वहाँ पे कोदो, कुटकी या कोई चावल पैदा होता है, तो उसके द्वारा भी हम उसी उच्च गुणवत्ता का दाना तैयार करने पर रिसर्च कर रहे हैं। शासन ये चाहता है कि जो स्थानीय स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में जो अनाज उपलब्ध है, मोटे अनाज उपलब्ध है, जिसको कोर्स सीरियल या श्री अन्न हमारे मोदी जी बोलते हैं, उसका इस्तेमाल मुर्गियों के दाने में करें, जिससे कि हमारे किसान भाइयों को बाहर के उत्पादों पर निर्भर न रह के अपने क्षेत्र के जो अन्न वो पैदा कर रहे हैं, जो प्राकृतिक रूप से वहाँ मिलते हैं, उसके द्वारा भी वो मुर्गियों से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकें और लाभ प्राप्त कर सकें। आपने दूसरा जो सवाल पूछा मैडम कि कौन कौन सी योजनाएं हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि माननीय मोदी जी के द्वारा एक राष्ट्रीय पशुधन मिशन, जिसको हम नेशनल लाइव स्टॉक मिशन NLM के नाम से जानते हैं, एक क्रांतिकारी योजना अभी लाई गई है, जिसमें शासन के द्वारा मुर्गी पालन के लिए एक हैचरी और साथ में शेड बनाने के लिए 25 लाख रुपए तक का एक योजना है, जिसमें 15 लाख रुपए तक शासन आपको सब्सिडी उपलब्ध करवाता है। ये एक क्रांतिकारी योजना है और ये भारत के इतिहास में पहली बार इतने बड़े स्तर पर और इतनी ज़्यादा मात्रा में 15 लाख रुपए तक कभी सब्सिडी किसानों को नहीं दी गई, ये पहली बार दी जा रही है। इसके लिए किसान भाइयों, आप अपने स्थानीय स्तर पर जो आपके पशु चिकित्सा विभाग है,
जो आपके उप संचालक महोदय हर जिले में पदस्थ होते हैं, आप उनसे संपर्क करिए। और सरकार ने विशेष रूप से सभी उप संचालक पशु चिकित्सा विभाग में बोला है कि आप किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को इस योजना का लाभ दिलवाइए, और उसके लिए जो जरूरी प्रशिक्षण है वो आप हमारे संस्थान से प्राप्त कर सकते हैं। 3 दिवसीय प्रशिक्षण हम प्रदान करते हैं, और वो प्रमाण पत्र जो आपको फिर इस योजना का लाभ लेने के लिए, सब्सिडी का लाभ लेने के लिए भी मिलेगा। इसके अलावा छोटे किसानों के लिए, आदिवासी किसान भाइयों के लिए भी शासन के द्वारा 40 कड़कनाथ के चूजों की वितरित करने की भी एक छोटी सी योजना है, जिससे कि किसान भाई इसको शुरू करें और शुरू करने के बाद में सीखें, और सीखने के बाद उसका स्तर धीरे धीरे अपने फार्म का बढ़ाएं, और बढ़ाने के बाद जो बड़ी योजनाएं हैं जिसको मैं NLM की योजना बोल रहा हूं उसमें जाएं। तो आप ये योजनाओं का फायदा भी किसान भाई ले सकते हैं। और इसके लिए आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप नानाजी सीधे देशमुख पशु चिकित्सा अपन विज्ञान डिपार्टमेंट में संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। दर्शकों, वक्त हो चला है खबरें खेती का, तो चलिए देखते हैं खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका खबरें खेती की में। चलिए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। किसानों व बीज उत्पादकों के लिए बड़ा अनुदान, अब सैटेलाइट से होगा नुकसान का सही आकलन। मध्य प्रदेश बनेगा ड्रोन निर्माण हब, कृषि यंत्रीकरण अपनाने से होगा कृषि विकास। गेहूं MSP पर मिलेगा 175 रुपए बोनस। और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने देश के किसानों के हित में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन के दिशा निर्देशों में बड़े बदलाव करने की स्वीकृति प्रदान की। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के घटकों में किसानों के हित में परिवर्तन किए गए हैं। मिशन के दिशा निर्देशों में संशोधन करते हुए किसानों और बीज उत्पादकों के लिए सब्सिडी बढ़ाई गई है। श्री चौहान ने स्पष्ट तौर पर अधिकारियों से कहा है कि योजना का लाभ सिर्फ किसानों को मिलना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। मिशन के तहत पारंपरिक देसी बीज किस्मों का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रावधान किया गया है। वहीं पंचायत स्तर पर बीज प्रसंस्करण व भंडारण इकाई स्थापित करने को श्री चौहान ने मंजूरी दी। बैठक में केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने नई प्रजातियों के प्रदर्शन, प्रमाणित बीज उत्पादन एवं प्रमाणित बीज वितरण के घटकों में किसानों के लिए सब्सिडी बढ़ाने की मंजूरी दी है। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी पंचायती राज मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने 14वें एशियाई मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि फोरम का उद्घाटन करते हुए स्थायी मत्स्य पालन के प्रति भारत सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बन गया है। देश समुद्र में मछुआरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय डिजिटल मत्स्य पालन प्लेटफॉर्म और पोत निगरानी ट्रांसपोंडर और आपातकालीन सजगता जैसे अत्याधुनिक डिजिटल समाधानों को लागू कर रहा है। किसानों को समय पर और पारदर्शी बीमा दावों का लाभ दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने उपग्रह तकनीक आधारित फसल नुकसान आकलन प्रणाली को अपनाया है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने महाल नोबिस राष्ट्रीय फसल पूर्वानुमान केंद्र के माध्यम से रिमोट सेंसिंग डेटा और अन्य तकनीकों के उपयोग पर एक पायलट अध्ययन किया था, जिसके बाद खरीफ 2023 से धान और गेहूं की फसलों के लिए यस्टेक टेक्नोलॉजी बेस्ड यील्ड एस्टिमेशन सिस्टम लागू किया गया। अब तक फसल नुकसान के आकलन के लिए परंपरागत फसल कटाई प्रयोग CCE किए जाते थे, लेकिन इसमें समय ज़्यादा लगता था और कई बार पारदर्शिता को लेकर सवाल उठते थे। नए मॉडल में CCE के साथ साथ तकनीक आधारित उपज आकलन को भी अपनाया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश को ड्रोन निर्माण और प्रौद्योगिकी का प्रमुख हब बनाने के लिए समग्र कार्य योजना तैयार की गई है। राज्य सरकार ने ड्रोन क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए मध्य प्रदेश ड्रोन संवर्धन एवं उपयोग नीति 2025 को स्वीकृति दे दी है। इसमें ड्रोन के सुरक्षित और कुशलतम उपयोग के माध्यम से नवाचार, आर्थिक समृद्धि और रोजगार को बढ़ावा देने वाले विषयों एवं तथ्यों को शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश में ड्रोन टेक्नोलॉजी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए जल्द ही ड्रोन डेटा रिपोजिटरी भी बनाई जाएगी। वर्तमान में कृषि जोत छोटी होने तथा मजदूरों की समस्या बढ़ने से कृषि यंत्रीकरण 100% अपनाया आवश्यक हो गया है। केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान इस दिशा में नित नई
तकनीक अपनाकर आधुनिक कृषि यंत्र विकसित कर रहा है। यह विचार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उप महानिदेशक कृषि अभियांत्रिकी डॉक्टर S.N. झा ने केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल के 50वें स्थापना दिवस पर आयोजित स्वर्ण जयंती समारोह में व्यक्त किया। डॉक्टर झा ने कहा है कि 50 वर्षों में बहुत कुछ बदला, परंतु अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। मशीनीकरण से ही कृषि क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। इसके पूर्व CIAE के निदेशक डॉक्टर C.R. मेहता ने 50 वर्षों के सफर का वृत्तांत बताते हुए संस्थान में किए जा रहे नए कृषि यंत्र निर्माण की जानकारी दी। ICAR के पूर्व उप महानिदेशक डॉक्टर नवाब अली ने कहा है कि कृषि यंत्रीकरण की शुरुआत अमेरिका में 1907 में हुई, जबकि भारत में प्रयागराज स्थित कृषि अभियांत्रिकी संस्थान में 1942 से कृषि इंजीनियरिंग की डिग्री देना प्रारंभ किया गया। प्रदेश सरकार ने रबी सीजन 2025-26 के लिए गेहूं पर केंद्र सरकार द्वारा घोषित MSP 2425 रुपये के ऊपर 175 रुपये का बोनस देने की घोषणा की है। इससे मध्य प्रदेश में गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2600 रुपये प्रति क्विंटल हो गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने देवास के सोनकच्छ में आयोजित एक कार्यक्रम में इसकी घोषणा करते हुए कहा है कि सरकार का लक्ष्य हर क्षेत्र को खेत को पानी और हर किसान को समर्थन देना है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने सिंगल क्लिक से 81 लाख किसानों के खातों में 1624 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की। सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि नई तकनीक और सहकारिता से किसानों का उत्थान होगा। खेत खलियान और किसान सरकार की प्राथमिकता हैं। विकसित भारत की परिकल्पना में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इन तीनों के उन्नयन और उत्थान की दिशा में सामूहिक रूप से काम करने से ही देश विकसित हो पाएगा। सरकार इस दिशा में प्रयासरत है। श्री सारंग ने कहा कि कृषि क्रांति 2025 FPO कॉन्क्लेव को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में 8 FPO और 2 किसानों को कृषि रत्न सम्मान प्रदान किया गया। इस मौके पर उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाहा भी उपस्थित थे। तो किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज बस इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार। किसान भाइयों, आपने देखा और जाना कि मुर्गी पालन के क्षेत्र में बहुत अच्छी संभावनाएं हैं और गवर्नमेंट द्वारा भी बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, सब्सिडी प्रदान की जा रही है। बस आप इनका लाभ लें और साथ ही साथ जो है डिपार्टमेंट द्वारा समय समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं, तो आप इसका भी हिस्सा बने। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही और अगले अंक में हम एक नए विषय को लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।